रिफ्रैक्शन चैप्टर के अंदर अब हमारे को पढ़ना था केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मल। चलिए, इफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली, अगर लाइट नॉर्मली आती है यानी कि परपेंडिकुलर है ग्लास स्लैब के ऊपर, देन व्हाट हैपेंड, देन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा। ये देखिए, ये ग्लास स्लैब है, ठीक, ये ग्लास स्लैब है और इसके ऊपर जो लाइट आती है वो हमारी तरफ परपेंडिकुलर आती है। ये देखिए, तो मैं आपको बताऊं नॉर्मल भी हमारा यहीं पर होगा, यहाँ पर इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया बेटा, ठीक है, और ये रे बिल्कुल सीधी निकल जाती है। ये हो गई मेरे पास इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, और ये बाहर निकल रही इमर्जेंट रे। यानी कि इस केस में किसी भी तरह की कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, देयर इज नो बेंडिंग। ऑडिट, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी बेंडिंग नहीं होती है बच्चों। If the incident ray falls normally on the surface of a glass slab, then there is no bending of the ray of light and it goes straight. ये बिल्कुल सीधी निकल जाती है बच्चों, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद अब हम बात करते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो रिफ्रैक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहली बात मैंने बताया था, कोई भी स्टिक है, इट पार्टली इमर्स्ड इन वाटर। अगर मैंने इसको वाटर के अंदर डाल दिया, तो ये पानी के अंदर मैंने कोई भी डंडे डाल दी, स्टिक डाल दी, तो ये मेरे को कैसी अपीयर होती है बच्चों, इट अपीयर बेंट। ये बहुत अच्छी बात है, क्यों मुड़ी हुई दिखाई देगी। इसी सेंटेंस को कंप्लीट करता हूँ, अपीयर्स बेंट एट द वाटर सरफेस। ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट को समझना कि वाटर सरफेस पर हमारे को ये बैंड दिखाई देगी, इट अपीयर बैंड एट वाटर सरफेस। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक समझते हैं हम लोग, ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन सिंपल आता है कि एक स्टिक है वो पानी में है और वो बैंड दिखाई दे रही है, व्हाट इज दैट फिनोमेनन, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, आप लिखेंगे रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में या 3 नंबर में आ जाता है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको विद डायग्राम, चलिए, ये ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज द ये हमारे पास है बच्चों, इधर में क्या है जी, वाटर सरफेस है, ठीक है जी, ये वाटर की सरफेस हो गई और ये यहाँ पर वाटर है। अब इसके अंदर कोई भी स्टिक डाल देता हूँ मैं, ठीक, इसके अंदर कोई भी स्टिक डाल देता हूँ, तो ये स्टिक मैंने इसके अंदर डाल दी। अब एक्चुअल में तो स्टिक कभी बैंड होती ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, स्टिक बैंड नहीं होती, लेकिन वो फिर बैंड क्यों दिखाई दे रही है। होता क्या है कि जो उसकी इमेज होती है उसकी, वो हमारे को थोड़ी सी यहाँ पर बैंड दिखाई दे, जो स्टिक की इमेज है वो थोड़ी सी मेरे को यहाँ पर क्या दिखाई देगी बच्चों, यहाँ पर वो थोड़ी सी बैंड दिखाई देगी। अब कैसे, किस तरीके से, ये पानी है, ये स्टिक यहाँ पर डूबी हुई है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर क्या है हमारे पास ऑब्जर्वर, ये जी, ये यहाँ पर ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर इस इमेज को, सॉरी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देख रहा है, देन व्हाट हैपेंड, ठीक है जी, कैसे होता है और किस तरीके से होता है, ये देखिए आप लोग कि ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये मार्कर क्यों दिख रहा है, ये मार्कर विजिबल है, यानी जो लाइट इसके ऊपर पड़ी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे आई लाइट और वो यहाँ से ऐसे गई, तो ये दिखाई दे रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कहीं पर कोई भी रे आ रही होगी, ठीक है, और वो रे सीधा हमारी आंखों में जाएगी, तभी तो हम इसको देख पाएंगे, ऐसा ही होगा बिल्कुल, क्यों। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इससे ये गई रे, ये पहली रे और इसी पॉइंट से दूसरी रे गई,
ठीक है। और अब ये यहाँ जाने के बाद मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये तो है वाटर और ये है एयर। अब वाटर से एयर में जा रही है, ये डेंसर से रेयर में जा रही है। जब डेंसर से रेयर में जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना, तो रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है? अगर हमारे पास डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो देखो नॉर्मल इसका ये है और ये ऐसे जानी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ये इस तरीके से यहाँ पर जाकर के बैंड हो जाती है, यहाँ से गई और यहाँ जाके बैंड हो गई। अब क्या हो रहा है कि एक्चुअल में ये देखिए, ये दोनों रे यहाँ बेसिकली मीट कर रही है, यानी कि एक्चुअल में इमेज इसको यहाँ दिख रही है। ठीक, इसको जो इमेज है वो यहाँ दिख रही है, स्टिक की इमेज कहाँ दिख रही है इसको, वो यहाँ पर विजिबल है, थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी उठती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। सो व्हेन अ स्ट्रेट स्टिक इज पार्टली इमर्स्ड इन वाटर एंड हेल्ड ऑब्लिकली मैंने डाला है to the surface, it appears to be bent at the point कहाँ पर when it enter into the water. So apparent bending of the stick is due to the refraction of light when it passes from water to air. ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमारे पास रे गई और यहाँ जाकर के बैंड हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में बैंड नहीं होती है और वो यहाँ पर हमारे को विजिबल हो रहा है, दिख रहा है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। नाउ देयर इज एन अनदर एग्जांपल। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है एंड इट इज प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू बी रेज, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है एंड अंडर वाटर एंड इट अपीयर्स टू बी रेज, ये हमारे को थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर होता है। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना। देखिए किस तरीके से होता है, मान लीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है जी, और इस कंटेनर के अंदर मैंने एक पॉइंट डाल दिया। अब देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये कंटेनर खाली है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक। अब यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी अगर हम लोग कहते हैं कि रे पड़ रही होगी, लाइट आ रही है, तो ये रे यहाँ पर पड़ती है किस तरीके से और ये बिल्कुल सीधा रिफ्लेक्ट होती है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हो रहा है एक्चुअल में। लेकिन अगर मैं इसके अंदर पानी भर दूं, नहीं, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये कॉइन मेरे पास यहाँ पर है बिल्कुल भी। अब लेकिन मैंने यहाँ पर वाटर भर दिया, ये देखिए। ठीक है। तो बेसिकली क्या फिनोमिनन होगा, रे यहाँ से जारी होगी, जैसे ये जा रही है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम चीज, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल सेम चीज। ये यहाँ से रे गई, वाटर से एयर में जाएगी, बिल्कुल सेम जा रही है, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन जब वो वाटर से एयर में आएगी देन व्हाट हैपन कि इस पर डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखिए, ये थोड़ी सी आपकी बैंड हो जाएगी। ये यहाँ पर इस बार ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट, देखो रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ है, बेंडिंग यहाँ पर हुई है, जो उसने वाटर सरफेस को क्रॉस किया, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, बेंडिंग। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये मेरे को रे जाएंगी इस तरीके से, ये देखो, ये यहाँ पर मीट कर रही है। तो जो कॉइन होता है बेसिकली वो मेरे को यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा। कॉइन मेरे को कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। अभी ये कॉइन मेरे पास कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है जी। और अब ये कॉइन कहाँ दिखाई देगा, बिल्कुल इतना ऊपर दिखाई देगा एक्चुअली।
सो ये यहाँ से जा रही है रिफ्रैक्ट होकर के, लेकिन ये कहाँ मीट कर रही है, ये मीट तो तभी ऐसे करेंगी, तो जहां पर मीट करेगी वही इमेज बनेगी, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनती है। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। कई बार स्टूडेंट्स करते क्या है इस केस में, देखो रिफ्रैक्शन में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, समझाने वाले की बहुत बड़ी कमी होती है और समझने वाले की तो फिर होगी। वो रे वहां से खींचते हैं, ये वो ना यहाँ से रे खींचने की कोशिश करते हैं, नीचे की तरफ एरो बनाते हैं और यहाँ से ले लेंगे, सबसे बड़ी कमी वही होगी। हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आप इस मार्कर को देख रहे हैं, तो जो रेस के ऊपर पड़ रही है वो यहाँ ऐसे आ रही है, अब ये तो सीधा रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन आप कोई पानी के अंदर ऑब्जेक्ट डाल देंगे तो रे उसके ऊपर भी लाइट पड़ेगी, अंधेरे में तो थोड़ी दिखाई देगी, उसके ऊपर लाइट जाएगी तभी तो वो बाहर निकलेगी और रिफ्लेक्ट होगी, वाटर से बाहर निकलते एयर में जब आएगी हमारी आंखों में जाएगी, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। सो दैट इज द रीजन गॉट इट। इसी तरीके से जो स्विमिंग पूल होता है अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। बात करते हैं हम लोग, अब हम बात करते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉ के बारे में बात करते हैं। सो देयर इज द फर्स्ट, सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये मेरे पास ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट रे है, ये मेरे पास नॉर्मल है, ठीक है जी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो सब एक ही पॉइंट पर है, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है जी, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन इन द सेम प्लेन, सारे के सारे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब के सब एक ही प्लेन पर है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखो, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ठीक। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है यहाँ पर, अच्छा जो सेकंड लॉ है हमारे पास बच्चों इस बार, इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं प्यार से। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको स्नेल्स लॉ ही बोलते हैं और इसी को सेकंड लॉ भी बोलते हैं। ये क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। दोबारा सुनना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो साइन वैल्यू होती है उनके एंगल की, यानी कि साइन आई अपॉन में साइन आर, जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी मैथ्स को उन्हें पता होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी हमारे पास देखो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कुछ ना कुछ तो एंगल रहा ही होगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल आर भी बना ही होगा, रिफ्रैक्शन है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जितने डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है उस एंगल की एक वैल्यू होती है साइन वैल्यू। तो उस एंगल की जो साइन वैल्यू होती है इंसिडेंस की टू द रेशियो ऑफ साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जस्ट एन एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए गिलास है, तो वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए हमेशा। एक ग्लास स्लैब है जिसकी डेंसिटी इतनी है, जिसकी थिकनेस इतनी है, उसको अब तुम चाहे दिल्ली में ले जाओ, चाहे बिहार में ले जाओ, चाहे इंदौर में ले जाओ, चाहे कानपुर में ले जाओ, अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए कि मैंने उस पर मारा है 37 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा 45 डिग्री का होगा। एक एग्जांपल है, अगर 37 पे एंगल आ रहा है एंगल होने, तो हमेशा रिफ्रैक्शन 45 पर होगा। ये रेशियो कांस्टेंट रहती है, दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, तभी तुम ऐसा लिख दो 35 45, ठीक है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं डिनोट करता हूँ एन से, तो यानी कि ये बराबर होगा किसके, साइन आई अपॉन में साइन आर, है साइन आई अपॉन में साइन आर के बराबर है। अब मान लीजिए कि इफ साइन की वैल्यू 37 डिग्री है,
तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा साइन 24 डिग्री होगा। ठीक है, जस्ट एक केस है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय सिंबल n। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन sin i अपॉन sin r। सपोज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रे ऑफ लाइट इन एयर के अंदर sin 37 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब इज देन 24 डिग्री। तो ये यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। समझे, उसी सेटअप को चाहे कहीं पर भी आप लोग ले जाइए, अगर एंगल इतनी डिग्री से आ रहा है तो रिफ्रैक्शन इतनी डिग्री से ही होगा। इसे देख करके पता चल जाता है हमारे को। अब इसकी sin 37 की और sin 24 की वैल्यू होती है। वैसे तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, है ना, अदरवाइज एक टेबल होती है जिसको हम बोलते हैं लॉग टेबल, जिसके थ्रू हम इनकी वैल्यूज को देख सकते हैं। आपके मैथ्स के फैकल्टी आपको सिखाएंगे जहां पर भी आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं। तो sin 37 की वैल्यू होती है 0.60, कोई यूनिट नहीं होती। 0.60 इज द वैल्यू ऑफ sin 37 and sin 24 की वैल्यू है 0.40। दिस इज द 0.40 और मैं इसको यहाँ पर सोल्व करता हूँ, देन n आ गया मेरे पास 1.50। तो n जो है मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, 1.50। n आ गया मेरे पास 1.50। तो ये n यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है। देखो ये एंगल है किसके अंदर, एयर के अंदर, और ये एंगल है किसके अंदर, ग्लास के अंदर। तो लाइट जब इस मीडियम से इसमें आई है तो यानी रिफ्रैक्शन किसमें हुआ है, इसमें ही तो हुआ है। इसमें तो इंसिडेंट रे थी, इसमें रिफ्रैक्टिव रे थी, है ना भाई। जैसे मान लो कि आपका ये क्या है, मान लीजिए एयर और ये हो गया मेरे पास ग्लास में, तो ये यहाँ से इंसिडेंट रे आई नॉर्मल ये एंगल, तो रिफ्रैक्शन तो यहाँ पर हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास का है, यानी ग्लास की ताकत थी ना कि उसने उसको रिफ्रैक्ट कर दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्लास का है 1.50 बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी द साइन ऑफ एंगल एंड इट हैज नो यूनिट्स। ये प्योर नंबर होता है। और याद रखना कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सारा कार्यक्रम जो होता है इसका वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, यही तो रिफ्रैक्शन की ताकत को बताता है। क्या बताता है कि किसी भी मीडियम के अंदर ये इंडिकेशन करता है लाइट बेंडिंग एबिलिटी, उस मीडियम की लाइट बेंडिंग एबिलिटी को बता रहा है कि ग्लास में पास हो रही है तो हमने इसको इतना बेंड कर दिया, वाटर में पास हो रही है तो हमने इतना बेंड कर दिया। तो इस ग्लास का रिफ्रैक्ट करने की ताकत को, कैलिपर को, एबिलिटी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दिस इज द रिफ्रैक्शन। ये तो